गांधी भितियरवा गांधी आश्रम से शुरू किया है, उसको करीब करीब आज 132-33 दिन हो गए। मैंने पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज होते हुए सिवान पिछले 4-5 दिनों से मैं हूँ। बरहड़िया प्रखंड से हम लोगों ने बिहार सिवान में एंट्री करी है और आज उसी संदर्भ में मैं यहाँ आपके प्रखंड गोरियाकोटी में हूँ। 130-35 दिन पैदल चलने के बाद करीब करीब 1000 गांव से ज़्यादा हम लोग पैदल गए हैं। बिहार की सबसे बड़ी समस्या के तौर पर जो दिखा, जो लोगों ने बताया, वो है बेरोजगारी और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ पलायन। अब बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, पलायन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन जब इतनी लंबी पदयात्रा में मैंने देखा कि बेरोजगारी सिर्फ गरीब परिवारों के लिए विषय नहीं है। ये मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं बिहार में, या ज़्यादातर जो परिवार है, आप मध्यम वर्गीय हो, गरीब हो, सब के लिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। पलायन का आलम ये है कि ज़्यादातर गाँवों में 50% या उससे ज़्यादा नवयुवक रोजगार के लिए कहीं न कहीं अपने गांव से बाहर, अपने पंचायत राज्य से बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं। और जो लोग बाहर मजदूरी करने गए हैं वो औसतन 12 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो ये दिखाता है कि ये जो पलायन है, ये स्वेच्छा का पलायन नहीं है, मजबूरी का पलायन है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग डिस्ट्रेस माइग्रेशन कहते हैं। क्योंकि 12-15 हज़ार रुपये के लिए कोई अपना घर, परिवार, राज्य छोड़कर अगर गया है तो वो स्वेच्छा का विषय नहीं हो सकता है। कोई एक बार 4 महीने 6 महीने घूमने चला जाए, अनुभव के लिए चला जाए, वो अलग बात है। लेकिन पूरी ज़िंदगी लोग अगर इस तरह की रोजगार, इस तरह की मजदूरी के लिए जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो उनकी मजबूरी है। गांव में ये भी इससे जुड़ा पता चलता है कि ज़्यादातर लोग 6 से 8 हज़ार रुपये तक अपने घरों को भेज पाते हैं। अगर वो 6 से 8 हज़ार रुपये न भेजें तो उनके बाल बच्चों के जीने खाने की समस्या हो सकती है। दूसरी बड़ी समस्या स्वाभाविक तौर पर यहाँ किसानों की है, क्योंकि बिहार में एक बड़ा वर्ग खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। खेती किसानी को समझने से पहले आप एक मूल बात समझ लीजिए कि बिहार में 60% लोग जो हैं वो भूमिहीन हैं। ये राष्ट्रीय आंकड़ा 38% का है, तो 38% के मुकाबले बिहार में भूमिहीनों की संख्या 60% है। तो ज़्यादातर लोग जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, या तो खेतिहर मजदूर हैं या बहुत छोटे किसान हैं। क्योंकि जो लोग जिनके पास ज़मीन है भी, उनमें से मतलब 40% लोगों के पास ज़मीन है, उसमें से 91% लोग ऐसे हैं जो 1 हेक्टेयर से कम की खेती करते हैं। उनके पास ज़मीन 1 हेक्टेयर से कम है। तो इस तरह की जो लोग खेती करते हैं, उनके लिए खेती व्यवसाय नहीं है, आर्थिक उन्नति का जरिया नहीं है, ये पेट भरने का साधन है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इतना ही उपजाते हैं जिससे बाल बच्चों का पेट भर जाए। उस खेती को करके आप रोजी रोजगार, अपने लिए आर्थिक संसाधन की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो जब भी आप किसानों की बात करते हैं तो इस बात को समझिए कि जो एक बड़ा वर्ग है जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, या तो एकदम वो मार्जिनल फार्मर है या किसानी से जुड़े हुए कामों में मजदूर है। जो बटाई वगैरह हम लोग देखते हैं, बटाई के तौर पर ज़मीन लेकर लोग खेती करते हैं। अब जो लोग भी खेती कर रहे हैं उनकी जो स्थिति है उसको आप समझ लीजिए। सबसे बड़ी समस्या लोगों ने जो बताई वो स्वाभाविक तौर पर तात्कालिक जो समस्या लोगों की है वो है खाद और बीज का समय पर और सही दाम पर उपलब्ध ना होना, यूरिया और अच्छे बीज की भारी किल्लत, पोटास और DAP के खाद की कालाबाजारी। लेकिन सामान्यतः हर लोग बता रहे हैं कि किसी को भी यहाँ यूरिया 266 या 277 में नहीं मिल रहा है। सामान्यतः लोगों ने बताया कि उनको 500 रुपये के आसपास, 500-600 रुपये यूरिया के लिए देना पड़ता है। दूसरी बड़ी समस्या है वो खेती में सिंचाई की, कि बिहार शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सिंचाई की व्यवस्था पहले के मुकाबले अब खराब हुई है। पहले से भी जो कैनाल्स बने हुए थे, नहर बने हुए थे या नलकूप की व्यवस्था थी, वो भी रख रखाव के अभाव में धीरे धीरे खराब हो गया है या किसानों के लिए अब लाभदायक नहीं रह गया है। इसको आंकड़ों में जब हम लोगों ने देखा तो देश में बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में 11% सिंचित भूमि कम हो गई है।
बहुत कम ऐसे किसान हैं, बहुत कम ऐसे खेत हैं जहाँ सिंचाई की सुविधा है और बाढ़ का खतरा नहीं है, और जल जमाव, नदियों का कटाव, ये समस्या तो इसके ऊपर से है। तो पूरा जो जल प्रबंधन है खेती से जुड़ा हुआ, उसकी जो किसानों की हालत है, जल प्रबंधन की खराबी, जल प्रबंधन की कुव्यवस्था की वजह से किसानों की मुसीबत बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों के बावजूद किसान जो कुछ भी यहाँ पैदा करता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या जल प्रबंधन, खाद बीज का उपलब्ध होना, ये नहीं होकर ये है कि उसको जो उपजाता है, जो फसल किसान उपजाता है, उसको उसकी कीमत नहीं मिलती। औसतन लोगों ने बताया कि उन्होंने धान 1200 रुपये से 1500 रुपये क्विंटल के दर से बेचा है, जबकि धान का सरकारी समर्थन मूल्य 2050 रुपये है। पैक्स की कुछ व्यवस्था यहाँ है, मंडियों की कोई व्यवस्था तो है नहीं। पिछले 10 वर्षों में बिहार में सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है, और गेहूं के लिए ये प्रतिशत है 1%, कि पंजाब में 70% धान और गेहूं समर्थन मूल्य पर सरकार या सरकार की एजेंसियों के द्वारा खरीदा जाता है। बिहार में वो आंकड़ा है 13% और 1%, कि बिहार में समर्थन मूल्य पर फसलों के न खरीदे जाने की वजह से हर साल किसानों को करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। समर्थन मूल्य पर धान गेहूं पंजाब या अन्य राज्यों की तरह खरीद लिया जाए तो बिहार के किसानों को हर साल 25,000 करोड़ रुपए तक अलग से मिलने लगेगा। जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली है वो स्वाभाविक तौर पर शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। शासन 17-18 साल के शासनकाल में बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके पूरे शासन काल का, उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ सड़क टूट गई है, नहर नहीं है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो शायद सड़क बन सकती है, नहर में पानी आ सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ियाँ इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पास होकर निकल गई, जिनका उम्र बीत गया, अब अगर कल अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी वो लोग वापस आकर अपनी स्कूली या कॉलेज की शिक्षा को वापस नहीं ले सकते हैं। अब जीवन भर उनको शिक्षित समाज के पीछे ही चलना होगा। यहाँ पर विद्यालयों की जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग, क्लासरूम वगैरह की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और बच्चों का कोई समायोजन नहीं है। मतलब जहाँ पर बिल्डिंग है, मैदान है, क्लासरूम है, वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं है। लगता है कि ये शिक्षकों की जो गुणवत्ता में कमी आई है उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई। मेरा ऐसा मानना है अभी तक देखने समझने के बाद कि वो सिर्फ एक छोटा पहलू है। शिक्षकों की गुणवत्ता सिर्फ एक पहलू है। शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के पीछे सरकार की शिक्षा को लेकर उदासीनता, समाज में इसको लेकर कोई चेतना न होना और समतामूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर पूरे बिहार में उत्क्रमित विद्यालय और नियोजित शिक्षकों का जाल बनाने की जो कोशिश की गई है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त उससे हुई है। पेपर पर सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये दिखा रही है कि शिक्षा व्यवस्था हर जगह गांव-गांव में स्कूल बन गया, लेकिन ऐसी बात है नहीं। और जहां स्कूल बन गया है, वहां बिल्डिंग बन गई है, वहां शिक्षक है नहीं तो स्कूल तो हुआ नहीं। तो मैं एक लाइन में शिक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ रोज कहता हूँ कि अभी की जो स्थिति है उसमें आप ऐसा मान लें कि विद्यालयों से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेजेस से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। प्रोफेसर लेक्चरर्स भी हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। कॉलेज में बच्चे नामांकन कराने, एक बार एडमिट कार्ड लेने और तीसरी बार परीक्षा का देने के बाद डिग्री लेने ही जा रहे हैं। जो सत्र 3 साल में पूरा होना चाहिए वो 5 साल 6 साल में हो रहा है। जो सही मायनों में पढ़ने की सोच रखने वाले लड़के हैं वो ज़्यादातर लोग गोपालगंज जैसे एरिया में या जो पश्चिम चंपारण में जहाँ यूपी से सटता हुआ एरिया है, तो ज़्यादातर लड़के तो यूपी में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर डिग्री भी लेनी है तो भी बिहार में 5-6 बरस लगेगा, यूपी में वो डिग्री 3 साल में मिल सकती है। इनों के बाद जो 4 बड़ी योजनाएं जो केंद्र सरकार की चल रही हैं, पहली सबसे बड़ी योजना जो चल रही है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलने की बात कही गई है। बिहार में व्यवस्थित तरीके से किसी भी व्यक्ति को 5 किलो नहीं बल्कि 4 किलो ही अनाज मिल रहा है। और ऐसी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था, चोरी की शायद पूरे देश में नहीं है
क्योंकि हर प्रखंड में 15,000 से 25,000 क्विंटल तक अनाज हर महीने आता है और इसमें व्यवस्थित तरीके से 40 रुपये क्विंटल की दर से औसतन कमीशन या भ्रष्टाचार के तौर पर निकाला जाता है और ये पैसा जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में बंट रहा है। और मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, जनप्रतिनिधियों में विधायक, ज़्यादातर जगहों पर विधायक शामिल हैं, विधायक भी इसमें पैसा ले रहे हैं। और एक और भाजपा की सरकार है, दिल्ली में दावा कर रहे हैं कि हम लोग अनाज भेज रहे हैं, और दूसरी ओर ज़्यादातर जगहों पर जहाँ मैं अभी पैदल चला हूँ वहाँ भाजपा के ही विधायक हैं। तो उसी गरीब कल्याण योजना में ये लोग 40 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन ले रहे हैं, पीसी ले रहे हैं, जिसकी वजह से लाभार्थियों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। दूसरी बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की है वो है आवास को लेकर, जिसको पहले लोग इंदिरा आवास के नाम से जानते थे, आजकल हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं। गांव देहात में आज भी ज़्यादातर लाभार्थी इंदिरा आवास योजना के ही हैं। नए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इक्का दुक्का ही लोग मिलते हैं जिनको इसका कुछ लाभ मिला है, लेकिन जिनको लाभ मिला भी है 1,40,000 के एवज में उनसे 25,000 से 40,000 रुपये तक भ्रष्टाचार के तौर पर, पीसी के तौर पर लिया जा रहा है। और वो पैसा, उसकी भी पूरी व्यवस्था बनी हुई है। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास देने के लिए नाम आपका लिखे जाने के लिए 1,000 रुपया, उसको फोटो खींच कर आगे बढ़ाने के लिए 2,000 रुपये, मतलब एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है। जहाँ पर जनप्रतिनिधि, इक्का दुक्का ऐसी जगहों पर जहाँ जनप्रतिनिधि स्वयं से पैसा नहीं ले रहे हैं, वहाँ पर भी अफसर तो पैसा ले ही रहा है। तो मतलब कम से कम आपको 20,000 रुपया, 25,000 रुपया तो देना ही देना है। अगर जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहा है तो 20-25 के बजाय 35-40,000 रुपया लाभार्थियों को देना पड़ रहा है। चौथी योजना जो केंद्र सरकार की, जिसकी बहुत बड़े पैमाने पर देश में चर्चा है, वो है ODF, स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले शौचालयों की। छपरा में तो मैं अभी सिवान में अभी मैंने चलना शुरू किया है। बड़हरिया प्रखंड में मैंने देखा और उससे पहले जो 4 जिले देखे, मैं आपको बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूँ कि खुले में शौच आज भी बिहार के ज़्यादातर गाँव की सच्चाई है। और बड़हरिया में वो स्थिति मुझे थोड़ी ख़राब ही दिखी दूसरे जगहों के मुकाबले। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के मुकाबले बड़हरिया में अभी तक जो मैंने देखा है, खुले में शौच की स्थिति ज़्यादा खराब है। और लोग ये बता रहे हैं, और ये सिर्फ सिवान के लिए नहीं, मैं जितने ज़िलों में घुमा हूँ, कि शौचालय बनाने की इस योजना में व्यवस्थित तरीके से 2,000 रुपये प्रति लाभार्थी, प्रति शौचालय अधिकारियों को दिया जाए, अधिकारियों ने लिया है और उसके बदले में आपको 12,000 रुपये रिलीज कर दिया। ना उसने कभी इसकी चिंता की कि शौचालय बने, ना उसके उपयोग की कोई बात की गई। तो मोटे तौर पर, और ODF अफसरों के दबाव में जनप्रतिनिधियों ने और अफसरों ने मिलकर साइन कर दिया, ODF कहीं है नहीं। चौथी जो योजना जिसने मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया है वो है मनरेगा का ज़मीन पर न होना। मेरी ऐसी समझ थी कि मैं जब नीचे जाऊंगा तो मनरेगा से जुड़े हुए लोग, काम करते हुए मजदूर या उसकी योजनाएं देखने को मिलेगी। अभी तक 130 दिन में कोई ऐसा मुझे जगह नहीं मिला जहां मनरेगा का एक्टिव काम होता दिखा हो। बिहार सरकार के पदाधिकारियों की लापरवाही की वजह से, उदासीनता की वजह से हम लोग सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए लेकर आए। 6,000 करोड़ रुपया तो हम लोगों ने दिल्ली में सरेंडर कर दिया, और जो 3,900-4,000 करोड़ रुपए लेकर आए उसमें भी मनरेगा का जो पीसी का दर है वो है 40 से 50%। मतलब मोटे तौर पर जो 4,000 करोड़ रुपया पिछले साल आया होगा उसमें 1500-1600 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और जनता को 2,400-2,500 करोड़ रुपया मिला। तो जिस योजना के तहत बिहार के गरीब जनता को, मजदूरों को, भूमिहीनों को 10,000 करोड़ रुपए का लाभ मिलना चाहिए था, वास्तविक तरीके से वो 2,500 करोड़ रुपया ही उनको किसी फॉर्म में मिल पाया है। आयुष्मान भारत को लेकर मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जो कि अपना कार्ड दिखाए और ये बताए कि उसको आयुष्मान भारत का कोई फ़ायदा हुआ है। सरकार की जो सबसे बड़ी योजना, 2-3 योजनाएं चल रही हैं जिस पर कि मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। पहली बात कि 7 निश्चय के तहत जो सबसे बड़ी योजना थी उसको लेकर सरकार ने या तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लोगों को पता ही नहीं है, लोग भूल गए हैं, पत्रकार भी नहीं पूछते हैं। 7 निश्चय का पहला निश्चय ये था कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है
जो बेरोजगार युवक है उसको 18 साल से 35 साल की उम्र तक अगर रोजगार नहीं है तो उसको हर महीने कम से कम 1000 रुपये की दर से राहत दी जाएगी, मदद दी जाएगी। इस योजना को कोई शुरू ही नहीं किया गया, 2015 से आज तक ये योजना शुरू ही नहीं हुई है। मुझे इसका कोई लाभार्थी ना इसमें एप्लीकेशन करता कोई आवेदन करने वाला मिला। दूसरी 7 निश्चय की एक बड़ी योजना थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उस समय का अनुमान था कि बिहार में करीब करीब 1-1.25 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मुझे लगता है कि 1-2 लाख लोगों को भी इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। एक जो हर घर नल जल योजना है, उस समय का अनुमान था कि मुझे याद है 2015 में, चूंकि मैं उसमें शामिल था इस योजना के बनाए जाने में, उस समय का अनुमान था कि पूरे बिहार में हर घर में नल से पानी पहुंचाने के लिए कोई 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 15 से 20 के बीच में। मैं 130 दिन में 1000 गाँव में चलने के बाद बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि ये योजना पूरी तरीके से जमीन पर फेल है। दूसरी जो सबसे बड़ी योजना पैसे के टर्म में थी 7 निश्चय की, वो थी नालियों और गलियों के पक्कीकरण की योजना। 7 निश्चय में ये परिकल्पना की गई थी कि बिहार के सभी गलियों का पक्कीकरण किया जाएगा और नालियों को, पक्की नालियों की व्यवस्था की जाएगी ताकि घरों से नालियों को निकालकर गांव में एक बड़े नाले का प्रबंधन किया जाए, का प्रावधान किया जाए ताकि उसके जरिए पानी को गांव के बाहर लाकर उसका निस्तारण किया जा सके। तो घरों से नालियों के पक्कीकरण की तो कोई चर्चा, कोई प्रयास मुझे लगता है कि हुआ ही नहीं है। गलियों की स्थिति वही है जो पहले थी। सड़कों के किनारे कहीं कहीं बड़े नाले बने हुए दिखते हैं, वो दिखाता है कि उस योजना के नाम पर पैसा निकाला गया है, कुछ ना कुछ किया गया है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर ये जो सड़क के किनारे बड़े नाले हैं, इन नालों को न घरों के नालियों से जोड़ा गया है, न इन नालों से पानी को ले जाकर इसके निस्तारण की व्यवस्था की गई। उस समय का अनुमान था कि इस योजना में करीब 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा 5 वर्षों में। इसके अलावा 2 योजनाएं ऐसी हैं, 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हम लोग की एक सोच है कि बिहार में कुछ सुधार हुआ है। एक है बिजली और दूसरा है सड़क। ज़्यादातर लोगों का सोच का मानना है कि बिहार में पिछले कुछ सालों में बिजली के क्षेत्र में सुधार हुआ है, सड़कों में सुधार हुआ है। बिजली है, जहाँ पर भी हम लोग गए हैं वहाँ बिजली है, लेकिन बिजली को लेकर एक बड़ी समस्या समाज में जो लोग बता रहे हैं वो गलत बिल का आना है। हर गाँव में लोगों ने बताया कि उनकी नज़र में उनका बिल गलत आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है। आने वाले कुछ 1-2 सालों में अगर इस चीज़ को नहीं एड्रेस किया गया तो एक बड़ी समस्या के तौर पर आपको सुनने देखने को मिल सकती है। दूसरी एक सड़क की जो बात है, निश्चित तौर पर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में सुधार हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप स्टेट हाईवे से नीचे उतरते हैं, जब आप ग्रामीण सड़कों पर चलते हैं, जो आरईओ ग्रामीण कार्य विभाग की जो सड़कें हैं, आरईओ जिसको कहते हैं, या पंचायती राज से जुड़ी हुई सड़कें हैं, उनकी हालत कमोवेश वही है जो लोग बताते हैं जो किसी ज़माने में लालू जी के जंगल राज में होती थी। ज़्यादा जो शब्द सुने गए या रोज़ मैं सुनता हूँ वो है अफसरशाही से परेशान जनता, हर सरकारी विभागों में, हर विभाग में फैला हुआ भ्रष्टाचार, और तीसरा हर सरकारी योजना में कटने वाला पीसी दलाली। जनता के बीच में उदासीनता या होपलेसनेस है। इस सरकार से कुछ अच्छा हो जाएगा या लोग ये कहें कि भाई देखिए शायद 6 महीने में कोई स्थिति सुधर जाए, ऐसा कहने वाले 100 में 1 का दुक्का कोई मिलता है। 99% लोग यही बताते हैं कि इस सरकार से, इस व्यवस्था से तो कुछ नहीं हो सकता होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी समस्या शिक्षा की है और वोट आप पुलवामा के आधार पर देंगे और सोचेंगे कि शिक्षा सुधर जाए। तो पहला जो इसका मेन मूल सुधारने का ये है कि लोग समझें और अपनी समस्याओं और अपने बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई मुद्दों पर वोट करें, जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें। समस्या का पहला समाधान ये है। दूसरा, लोगों का ऐसा मानना है कि भाई हमारे पास विकल्प अच्छा नहीं है। तो अगर जनता ये समझ भी जाए तो उनके सामने सही लोगों का विकल्प होना चाहिए। तो दूसरा समाधान जो हम लोग बता रहे हैं कि आप समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकालें, ताकि विकल्प के अभाव में आपको गलत आदमी को मजबूरी में या बंधुआ मजदूर बनकर किसी को वोट न देना पड़े। और तीसरा, लोग तैयार हो जाएं, उनके सामने अच्छे लोगों का विकल्प हो और वो उनको चुन भी दें,
तो भी ये जरूरी है कि उस चुने हुए लोग जनप्रतिनिधियों के पास बिहार के विकास के लिए जमीन से जमीनी धरातल को समझकर बनाई गई सोची समझी एक योजना हो। तो यही काम हम लोग कर रहे हैं। घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर जनता को ये बता रहे हैं कि आप जाति, धर्म, भारत, पाकिस्तान, पुलवामा, हिंदू, मुसलमान, 5 किलो अनाज, नाली गली को छोड़कर अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो जरूरी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन विषयों पर वोट करें। दूसरा, पदयात्रा के जरिए गांव, समाज, देहात, कस्बे से उन सारे ऐसे लोगों को ढूंढकर चिन्हित करके निकालने का प्रयास कर रहे हैं जो कि शायद मिलकर एक नया विकल्प बना सकें, समाज को बेहतर विकल्प दे सकें। और तीसरा जो पदयात्रा में हम लोग कर रहे हैं कि बिहार का और बिहार के हर पंचायत का वहाँ की स्थिति को समझकर, वहाँ की समस्याओं को देखकर, वहाँ के लोगों की सलाह से आने वाले 10 वर्षों में उस पंचायत का विकास कैसे हो, उस पंचायत में शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, उस पंचायत में खेती किसानी करने वाले लोगों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, उस पंचायत में 500 से 1000 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाए, इस योजना को बनाया जाए। युवाओं को आप राजनीति में स्थापित कर रहे हैं या अपने आप को स्थापित कर रहे हैं? हम किसी को स्थापित नहीं कर रहे हैं। जो लोग भी स्थापित होने का मादा, काबिलियत, जज्बा रखते हैं, हमारी भूमिका उनकी मदद करने की है। हमारी भूमिका उस कुम्हार की है जो घड़ा मिट्टी और चाक से बनाता है। घड़ा तो मिट्टी और चाक से ही बनेगा, आप युवा हैं चाहे वृद्ध हैं। हमारी भूमिका ये है कि अगर मिट्टी सही है, चाक ठीक है, तो मैं हाथ से थोड़ा सा सहारा दूं ताकि उस मिट्टी और चाक से घड़ा बन जाए। मतलब इसका अर्थ यही निकाल ले कि जिस तरह आप पहले सरकार बनाने में मदद कर रहे थे, इसी तरह नए युवकों को लाकर राजनीति में आप सरकार बनाने में मदद करेंगे। मैं बिहार में नई व्यवस्था बनाने आया हूँ। सरकार बनाने, सरकार में जाना अगर होता तो कौन हमें रोक रहा है सरकार में आज शामिल होने से? कोई रोक तो रहा नहीं। जिम्मेवारी और दायित्व, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में कि युवाओं को या हर व्यक्ति को और राजनेताओं की एक जिम्मेवारी और दायित्व निर्धारण होना चाहिए। अगर जन स्वराज पार्टी के युवा राजनीति में आते हैं, सदन में जाते हैं, तो क्या ये जिम्मेवारी और दायित्व निर्धारण होगा? मेरे भाई, पहली बात तो दल बनने दीजिए, और दायित्व का जो निर्वहन की बात है, इसकी जवाबदेही सीधी जनता पर है। दल अपने स्तर से, नेता अपने स्तर से काम करता है या करने का दावा करता है, वो कर पा रहा है कि नहीं, ये जांचने, परखने और उसका मूल्यांकन करके नंबर देने का अधिकार इस देश के संविधान ने देश की जनता को दिया है। इसीलिए हर 5 वर्ष पर चुनाव होता है, ताकि आप मूल्यांकन करके ये बता सके कि जिन दायित्वों के निर्वहन के लिए आपने लोगों को चुना था, उस दायित्व का निर्वहन उन लोगों ने किया कि नहीं।